शानदार टॉपिक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आरसीएम का माहौल बहुत जबरदस्त और शानदार है पूरे देश में, क्योंकि ये 25वीं एनिवर्सरी का साल है हमारा। सो रूपांतरण यात्रा की तैयारी पूरे देश में चल रही है। कल दो सेमिनार थे संडे को, एक सुबह लुधियाना में था और शाम को जालंधर में था। तो अद्भुत उत्साह है लोगों में, एक्साइटमेंट चरम पे है। और लुधियाना में स्पेशली मैं पंजाब में ऐसे कुछ साथियों से मिला जो पहले आरसीएम करते थे। उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत से काम किया, लेकिन 2011-12 का जो दौर था, उस दौर में वो आरसीएम से दूर हो गए। और फिर लगभग 11-12 साल वो दूर रहे, और अब उन्होंने दोबारा से आरसीएम को स्टार्ट किया। पहले काफी सीनियर लेवल पे थे और अब उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पूरा माहौल बदल दिया। तो ऐसे बहुत सारे साथी जो कहीं ना कहीं इधर उधर भटक गए थे, वो वापस आने वाले हैं इस पूरे साल में। उसका आगाज हो गया है बहुत अच्छे से। तो आप भी बड़े उत्साह के साथ में, थोड़ा सा मोमेंटम के साथ में काम कीजिए, ताकि आपको भी उसका बेनिफिट मिल पाए। तो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से फिर मैं आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या होगा, ये मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। इस पे मैं बहुत बात करता हूं और अक्सर साथी मुझे प्रेरित भी करते हैं कि आप इस पे जरूर बातचीत करो। मैं आपको बस एक स्लाइड दिखाना चाहता हूं, और ये स्लाइड आपको डायरेक्ट सेलिंग के विजन के बारे में थोड़ा सा बताएगी। इस पे जो लिखा है वो मैं पढ़ता हूं ताकि आपको थोड़ी सुविधा हो। केरला स्टेट मॉनिटरिंग अथॉरिटी फॉर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लॉन्चिंग ऑन 19 फरवरी 2025 वेंसडे बाई द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला श्री पी विजयन। डायरेक्ट सेलिंग के जो हमारे रूल्स आए, उन रूल्स को स्टेट गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना होता है, और एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना होता है, ताकि उस स्टेट में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां चल रही हैं, उनको देखा जाए कि कौन सही चल रही है और कौन गलत चल रही है। तो केरला स्टेट में वो मॉनिटरिंग कमेटी लॉन्च हो रही है 19 तारीख को। और संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है देश में, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री उस प्रोग्राम में आके लॉन्च कर रहे हैं। ये स्टेडियम में प्रोग्राम होगा, सेंट्रल स्टेडियम में। लगभग 12,000 लोग उस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। आरसीएम की सबसे बड़ी टीम उस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो ये बता रहा है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे। और आज के प्रेजेंटेशन में भी आपको उसकी थोड़ी झलक दिखेगी। हम बहुत लकी हैं, हमें आरसीएम जैसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, एक ऐसा अवसर मिला है, जिसके माध्यम से न केवल मात्र हमारा भला होगा, अपितु हमारे साथ में बहुत सारे लोगों का भला होगा। नए भारत के निर्माण के बड़े उद्देश्य के साथ में आरसीएम काम कर रहा है। स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण मुख्य उद्देश्यों में से ये तीन और भी अति महत्वपूर्ण और मुख्य उद्देश्य हैं, जिनके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। रिंकू जी ने कहा कि रॉयल्टी हर व्यक्ति का सपना रहता है आरसीएम में। रॉयल्टी जल्दी कैसे प्राप्त करें, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सतीश पंडित जी के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो एक बार आप YouTube पे जाइए और उनकी कुछ ऑडियो सुनिए। और मेरा अनुभव ये कहता है कि आप पंडित जी के दीवाने हो जाएंगे। उनकी बातों में जो गंभीरता है, उनकी बातों में जो गहराई है, उनकी बातों में जो विजन है। पंडित जी को मैंने डायरेक्टली स्पॉन्सर किया था। मुझे बहुत प्राउड फील होता है ये बताते हुए। उनको प्लान दिखाया और फिर वो ज्वाइन हुए। पंडित जी ने 90 दिन के अंदर आरसीएम की रॉयल्टी प्राप्त कर ली थी। जी हाँ, 3 महीने के अंदर पंडित जी रॉयल्टी चीवर बन गए थे। उस जमाने में बन गए थे जब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं थे, उस जमाने में जब बहुत ज्यादा सेंटर नहीं थे। वो 3 महीने में रॉयल्टी अचीवर बने, और 2 साल 10 महीने में वो आरसीएम के रूबी अचीवर बन गए थे। तो पंडित जी ने फास्ट गति से काम कैसे किया, पंडित जी के क्या गुण थे, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं।
जैसा रिंकू जी ने बताया कि पिछले दिनों एक मीटिंग हमने रखी थी, उसमें बहुत ज्यादा लोग जुड़ नहीं पाए थे, लेकिन जो जुड़े उन्होंने वंस मोर वंस मोर वंस मोर की आवाजें आई, तो उस वंस मोर की नाते मैं ये प्रेजेंटेशन दोबारा आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो 2 साल में उन्होंने क्या काम किया, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप कैसे अचीवर बनना चाहते हैं, स्लो अचीवर बनना चाहते हैं या फास्ट अचीवर बनना चाहते हैं? तो आपने अपने आप से जवाब देना, और ज्यादातर साथी यही जवाब देंगे कि मैं फास्ट अचीवर बनना चाहता हूं। तो अगर फास्ट अचीवर बनना चाहते हैं तो आपने अपने आप से सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, जो आप कर रहे हैं क्या वह फास्ट अचीवर बनाएगा या स्लो या बाहर का रास्ता दिखाएगा? आप फास्ट अचीवर बनेंगे या स्लो अचीवर बनेंगे, या बहुत ज्यादा स्लो होंगे तो फिर आप टिक ही नहीं पाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो आपका काम करने का तरीका कौन सा है? सुबह उठते समय आप अपने आप से पूछिए, क्या आप प्रतिदिन 6 बेसिक कर रहे हैं, जिससे आपकी टीम बिल्डिंग होती है, आपका नेटवर्क बिल्ड होता है। काम कल पर टालने की इच्छा हो तो तब सोचिए कि क्या आप जल्दी अचीवमेंट करना चाहते हैं। अगर जल्दी अचीवमेंट करना चाहते हैं तो कल पे काम नहीं टालना है। रात को सोते समय सोचिए कि क्या आपने आज का दिन फास्ट अचीवर के रूप में मनाया। तो ये प्रश्न अगर आप सोचेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सो पंडित जी ने क्या क्या किया उसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। थोड़ा फास्ट में लूंगा, पॉइंट ही आपको बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। निर्णय लेने से पहले पंडित जी ने 2 बड़ी मीटिंग अटेंड की, यानी उनका जो निर्णय था आरसीएम को ज्वाइन करने का, पहले देखा, जांचा, उसके बाद निर्णय लिया, और बहुत स्ट्रॉन्ग निर्णय लिया, इस कमिटमेंट के साथ में निर्णय लिया कि अब जिंदगी में और कुछ नहीं करना है, और वो पूरी कमिटमेंट के साथ में जुड़ गए। तो आपका भी निर्णय स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप आरसीएम जैसी अच्छी कंपनी में जुड़ने के बावजूद भी अगर आप इधर ताका झाकी करते हैं, इधर उधर देखते हैं, अब भी अगर लोग आपसे प्लान दिखा देते हैं किसी दूसरी कंपनी का, तो फिर आपका निर्णय उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्लोज्ड ऑल द डोर, पंडित जी ने, जैसे सिकंदर के बारे में जाना जाता है, वो अक्सर जब कहीं पे भी जाते थे तो अपनी सारे के सारे जहाज जला देते थे और अपने सैनिकों को ये कहते थे कि अब बचने का एक ही रास्ता है, दुश्मन को हरा दो और खुद जीत जाओ, अदरवाइज हम मारे जाएंगे। तो पंडित जी के पास में बड़े सारे ऑफर थे जब उन्होंने आरसीएम को ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने उन सारे ऑफर्स को छोड़ के और फुल एनर्जी के साथ में आरसीएम पे काम किया। तो आपका क्या इतना बड़ा विजन है, इतना बड़ा भरोसा है आपका आरसीएम के ऊपर में, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। 100% प्रोडक्ट यूजर थे पंडित जी। नए नए तरीके इस्तेमाल करते थे। उस समय हमारे पास में सेविंग क्रीम नहीं था, तो वो जो साबुन आती थी, साबुन को सेविंग क्रीम बना के वो इस्तेमाल करते थे। उस समय कुर्ते पाजामे के कपड़े आते थे, शर्ट नहीं आती थी, सफेद शर्ट, वो कुर्ते पजामे के कपड़े से शर्ट बनाते थे। तो नए नए तरीके ढूंढते थे कि कैसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाए। आज आपको वो तरीके इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आज सारे प्रोडक्ट है, बस आपका एक कमिटमेंट होना चाहिए कि आप 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करते हैं। और आरसीएम की थैली में चप्पल नहीं डाली, ये एक वाकया है कि एक बार पंडित जी कहीं पे किसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे घर पे रुके हुए थे रात में, और सुबह जब वो वहां से जाने लगे तो पंडित जी की जो चप्पल थी, वो चप्पल उस डिस्ट्रीब्यूटर ने आरसीएम की थैली में डाल दी जिसके ऊपर आरसीएम लिखा हुआ था। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये चप्पल आप इसमें थैली में मत डालो, क्योंकि इसमें आरसीएम लिखा हुआ है इसके ऊपर, और जहां पे आरसीएम लिखा है किसी भी चीज के ऊपर में, उसमें चप्पल नहीं डाली जा सकती। तो ये भावना थी पंडित जी की आरसीएम को लेके, और इसी भावना की वजह से पंडित जी का कितना बड़ा उच्च स्थान है आज, वो जानने के लिए अगर आप कभी भीलवाड़ा जाएं और आपको मौका मिले कोठारी सर के घर जाने का, घर नहीं वो महल है एक, उस महल में अगर आप जाने का मौका मिलेगा, तो वहां पे कोठारी सर ने एक डिस्प्ले वॉल बनाया हुआ है। उस डिस्प्ले वॉल में ये फोटो जो आपको दिख रही है, ये फोटो वहां पे लगी हुई है, पूज्य स्मृति, और ये पंडित जी की चप्पल है। ये भीलवाड़ा में रह गई थी, पंडित कोठारी सर के घर पे छूट गई थी गलती से,
और कोठारी सर ने और रेखा भाभी ने उनको संभाल के रखा, और पंडित जी की ये चप्पलें वहां पे स्मृति के रूप में रखी हुई। तो जब आपके इतने इमोशन होते हैं किसी चीज के बाद के प्रति, तो फिर चीजें बदल जाती हैं आपके लिए। तो इमोशनली आप आरसीएम को करें, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, ये आपको आगे बढ़ने में, तेजी से आगे बढ़ने में आपको हेल्प करेगा। बहुत सारे उदाहरण हैं। पंडित जी ये कहते थे कि 3 जोड़ी कपड़े से शुरू होने वाला ये सफर आपको राष्ट्रपति भवन तक लेकर जाता है, क्योंकि उस समय कपड़ा ही आता था। और एक ऑडियो है, उस ऑडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, मैं प्ले कर रहा हूं। 1500 रुपए से शुरू होने वाला ये सफर कुछ लोगों का घर तक ही पहुंचता है। हेलो, टेलर तक भी नहीं पहुंचता। कुछ लोगों का 2 लोगों तक पहुंचता है। कुछ लोगों का 5-4 लोगों तक पहुंचता है जो उनको मना करते हैं और वो 5 तत्व में विलीन हो जाए। कुछ लोगों का 5-7 हजार रुपए की इनकम तक पहुंचता है। कुछ लोगों का लीडरशिप बोनस तक, कुछ का रॉयल्टी तक, कुछ का टेक्निकल तक। ये आप तय करेंगे कि आपका सफर जो 1500 रुपए की 3 पैंट 3 शर्ट से शुरू होता है, आप इसको कहां तक ले जाना चाहिए। मेरा अपना ये विश्वास है कि ये सफर जो 1500 रुपए के कपड़े से शुरू होता है, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको ले जाना चाहते हैं। आई बिलीव इन इट, आई ट्रूली बिलीव इन इट, इट्स माई बिलीव। मैं क्या करूं, मेरा विश्वास है ऐसा। वाह, पंडित जी की ऑडियो है। वो कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरा विश्वास है ऐसा कि ये आरसीएम का सफर आपको राष्ट्रपति भवन तक लेके जाएगा। और ये बात आज नहीं कही उन्होंने, 2005 में तो वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, उससे पहले कही है। तो आपका कॉन्फिडेंस कितना है, वो आपकी कामयाबी के लिए, आपकी एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। पंडित जी की ये स्टेटमेंट है कि पैसा तो कांटे पर लगा हुआ चारा है, काम तो आपसे देश निर्माण का करवाना है। ये पंडित जी का विजन था, और उसी विजन पे हम लोग काम कर रहे हैं आदरणीय टीसी सर की डायरेक्शन में। हिंदुस्तान में आम आदमी के लिए आरसीएम से बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई अवसर नहीं है। ये पंडित जी के विचार थे। आरसीएम आवाम का काम है, आम आदमी का काम है, ये पंडित जी की भावना है। हर वो व्यक्ति जिसे इस बिजनेस का स्टार बनना है। ये इंटरनेशनल स्टडी जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग की, 150 देशों की, उसका मैं आपको बिल्कुल कोर पॉइंट बताने जा रहा हूं। इस बिजनेस में जिस आदमी को स्टार बनना है, इस बिजनेस में कामयाब होने के बाद जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा ऑटोग्राफ मांगे जाएंगे, जिस व्यक्ति के साथ फोटो खिंचाने के लिए सबसे ज्यादा लोग उतावले होंगे, इस बिजनेस में जो भी व्यक्ति स्टार बनेगा, वो इस बिजनेस को साइन करते वक्त कभी भी स्टार जैसा दिखेगा नहीं, कभी भी दिखेगा नहीं। अगर आज आपका हुलिया, हालात, भाव भावना, भीतरी बाहरी पर्यावरण, आवरण वैसा नहीं है जैसा एक स्टार का होता है, तो आप विश्वास करें, आप फर्स्ट एलिजिबल पर्सन हैं जो इस बिजनेस में स्टार बन सकते हैं। यू कैन बी। पंडित जी कह रहे हैं कि अगर आप स्टार जैसे दिखते नहीं है ना, तो आप स्टार बन सकते हैं। और हम सब लोग, रिंकू जी आज आपको स्टार जैसे दिखते हैं, लेकिन जब रिंकू जी ने ज्वाइन किया होगा तब ऐसे नहीं दिखते थे। क्योंकि ये बात मैं अपने आधार पे कह रहा हूँ कि मेरी जो पुरानी फोटोएं हैं और उसको आज मैं देखता हूँ, तो आज अलग, मतलब सारी चीजें ही बदल गई, ऐसा लगता है, पता नहीं कैसे बदली। तो ये आरसीएम की खूबी है। हाई स्पीड टेप के माध्यम से पंडित जी ने ये बताया है कि होम मीटिंग बहुत जरूरी है। आप चेक करें कि आप कितनी होम मीटिंग करते हैं। होम मीटिंग करेंगे तो आप तेजी के साथ में ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। ग्राउंड वर्क विद अपलाइन, पंडित जी ने अपलाइन के साथ में ग्राउंड लेवल पे काम किया सिर्फ 90 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? सिर्फ 90 दिन के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने बोला कि सर आप मेरे साथ में चलिए। मैं उनकी लिस्ट पे जाता था और काफी
दिनों तक हम टूर करते थे, 6 दिन का 7 दिन का टूर। और जैसे ही 90 दिन हुए, जैसे ही पंडित जी रॉयल्टी पे गए, पंडित जी ने कहा कि सर अब आपने मुझे इतना सिखा दिया है कि अब मैं अपने लेवल पे काम कर सकता हूं। और उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंटली आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह से उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। लेकिन बहुत सारे लोग, 10 साल हो गए उन्हें काम करते हुए, आज भी वो अपलाइन 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 चलाते हैं। आज भी अगर अपलाइन उनको फोन नहीं करे तो नाराज हो जाते हैं कि सर आप तो फोन ही नहीं करते। आज भी उनको उम्मीद रहती है कि मेरी अपलाइन मेरी डाउन लाइन में कुछ ज्वाइनिंग डाल दे, और वो भी छोटी लाइन में। तो अगर आपका इस प्रकार का एटीट्यूड है, इस प्रकार का रवैया है, तो फिर बड़ा मुश्किल है आप रॉयल्टी पे जा पाएंगे और उससे आगे की यात्रा कर पाएंगे। तो इंडिपेंडेंट बनने का प्रयास कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, लेकिन इंडिपेंडेंटली आप काम करेंगे तो बड़ी दूर तक जा सकते हैं। ऑलवेज कंटिन्यूड ग्रोइंग प्रोस्पेक्ट्स। पंडित जी हमेशा नए प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर में काम करते थे और अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट को हमेशा बढ़ाते थे। हर मीटिंग में, जिस मीटिंग में मैं और पंडित जी दोनों हैं, मुझे कोई भी मीटिंग ऐसी याद नहीं है, मीटिंग के बाद पंडित जी ने अपने नए प्रोस्पेक्ट से मुझे नए मिलवाया। हर मीटिंग में, कहीं भी मीटिंग हो वहीं पे ढूंढ लेते थे, और बाद में बोलते थे कि सर ये पहली बार आए हैं, इनका ये नाम है, और फिर मुझे प्रमोशन के साथ इंट्रोड्यूस करवाते। हम में से बहुत सारे लोग उस लेवल पे आने के बाद में है ना, वो सांप बन जाते हैं। उनको लगता है हमारा काम तो लोगों को मोटिवेट करना है, मीटिंगें देना है। प्रोस्पेक्टिंग करना, नए लोगों को लेके आना, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम नहीं करेगी, क्योंकि डुप्लीकेशन का काम है। अगर आपकी टीम में नए लोग आ रहे हैं तो आपकी टीम में कोई समस्या नहीं आएगी, और नए लोग नहीं आ रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। 7वां पॉइंट, वर्क ऑन मल्टीपल लेग्स। पंडित जी ने उस जमाने में, जब लोगों को यही नहीं मालूम था कि 2 लेग से ज्यादा आरसीएम में चल सकती हैं क्या, उस समय पंडित जी ने मल्टीपल लेग पे काम करना स्टार्ट किया। अगर आप रॉयल्टी को मेंटेन कर रहे हैं तो आप तीसरी लेग को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें आपको अपनी अपलाइन से, इमीडिएट अपलाइन से, जिनके आप रेगुलर टच में हैं, उनसे काउंसिल जरूर करना चाहिए इसको करने से पहले। थर्ड आई उनकी एक टेप है, आपको यूट्यूब पे डालेंगे तो मिल जाएगी, तो जिसमें पंडित जी ने बताया है कि थर्ड लेग जो है वो कब शुरू करनी चाहिए, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, आपके अंदर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। 8वां पॉइंट, स्टार्टेड वीकली मीटिंग्स। पंडित जी ने अपने लेवल पे बहुत सारी जगहों पे वीकली मीटिंग स्टार्ट की। कुरुक्षेत्र में की, चंडीगढ़ में की, और इसके अलावा देहरादून में की। तो इन सब जगहों पे वो वीकली मीटिंग करते थे। कम लोग आते थे, लेकिन वहां उन वीकली मीटिंग से उन्होंने अपनी टीम में लीडर्स तैयार किए, उनको बोलना सिखाया, अपॉर्चुनिटी दी, प्लेटफॉर्म दिया। तो इस प्रकार से आप भी फोकस कर सकते हैं वीकली मीटिंग्स। और हमारे यहाँ पे यूएलपी क्विक का एक जो ऑप्शन है, उसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से वीकली मीटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। बेस्ट डाउनलाइन। वैसे तो डाउनलाइन हमेशा हर किसी को अपनी डाउनलाइन अच्छी ही लगती है, लेकिन मैं पंडित जी के साथ में बड़ा क्लोजली मैंने काम किया, तो अच्छी डाउनलाइन के सारे गुण नजर आए। आस्क्ड बिफोर स्पॉन्सरिंग। इंडिपेंडेंट काम करते थे, लेकिन जब स्पॉन्सर करना होता था ना किसी व्यक्ति को, उस जमाने में हम फॉर्म भर के भेजते थे और लास्ट महीने के लास्ट में स्पॉन्सर नंबर डालते थे। तो पंडित जी हमेशा पूछते थे कि सर ये इस महीने 5 ज्वाइनिंग आई है, नहीं, इनको कहाँ पे स्पॉन्सर करूं। मैं पूछता कि आपका कहाँ प्लान है, कहाँ सोच रहे हो, कहाँ ज्वाइनिंग करवाओगे, तो वो स्ट्रक्चर में बताते कि यहाँ जोड़ने की सोच रहा हूँ। 99% जो वो सोच रहे होते थे वही सही होता था, लेकिन फिर भी वो पूछते थे। कुछ भी नया काम करने से पहले अपलाइन से पूछें, ये जो कार्डिनल रूल है उसका पंडित जी ने फॉलो किया। स्टार्ट आस्क बिफोर स्टार्ट आउट टू द टाउन। अपने शहर से दूसरे शहर में अगर बिजनेस शुरू करना है तो वो डिस्कस करके उन्होंने किया। क्रॉस लाइन के बारे में एक मुझे वाकया याद है। कोई एक व्यक्ति 100 ज्वाइनिंग लेके पंडित जी के पास में आया और पंडित जी को कहा कि मुझे आपके साथ में काम करना है। पंडित जी ने उनको समझाया नहीं, आप जहां पे हैं वहीं पे काम करें, लेकिन वो व्यक्ति
माना नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आपके साथ ही करना है, नहीं तो मैं आरसीएम छोड़ दूंगा। तो कुछ उस प्रकार का कन्वर्सेशन था। फिर पंडित जी वो फॉर्म लेके मेरे पास में आए, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसी सिचुएशन है। और मैंने कहा पंडित जी कि आपका जो एक रूप होने वाला है आने वाले समय में, तो ये ज्वाइनिंग आपके उस रूप पे, आपकी उस छवि पे कहीं ना कहीं एक दाग का काम कर सकती हैं, तो इससे हमें बचना है। और पंडित जी ने बिल्कुल लालच नहीं किया। ये उस समय की बात है जब पंडित जी का लेवल कुछ भी नहीं था। उन्होंने एज इट इज वो सो फॉर्म एज इट इज लौटा दिए। हम में से बहुत सारे लोग तो अपलाइन से पूछते ही नहीं। जब वो ज्वाइनिंग रुक जाती है ना, कंपनी में एचओ लिखा आ जाता है, तब अपलाइन के जानकारी में डालते हैं कि सर ऐसे ऐसे मामला है। और फिर झगड़ा करते हैं अपलाइन से कि अगर आप ये नहीं सुलझा सकते तो फिर काहे की अपलाइन आप। तो पंडित जी बेस्ट डाउनलाइन थे। एडिफिकेशन ऑफ अपलाइन, मतलब इतनी एडिफाई करते थे अपलाइन को वो, मैंने आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं देखा। तो आप अपनी अपलाइन की कितनी एडिफिकेशन करते हैं वो आप देखिए, ये चीज बहुत ज्यादा काम करती है। मंथली काउंसलिंग के लिए वो ट्रेन में, बस में, कहीं भी मुझे पकड़ लेते थे काउंसलिंग के लिए। ये उन्होंने अपनी टिप्स के माध्यम से भी उन्होंने बताया है। रिस्पेक्ट बाय वर्ड्स एंड बॉडी लैंग्वेज, वो केवल मात्र शब्दों से नहीं अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी रिस्पेक्ट करते थे, ये उनकी खास बात थी। कोटेड अपलाइन नेम इज ईच ऑडियो एंड मीटिंग्स। आप पंडित जी की जितनी भी ऑडियो सुनेंगे उसमें अपलाइनों के नाम आपको सुनने को मिलेगा। और मीटिंग्स में अपलाइन को प्रमोट करते थे, तो ये उनकी खूबी थी। तो आप चेक करें कहीं आप स्वयं तो ही सब कुछ नहीं बन रहे हैं, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। अपलाइन को आप प्रमोट करेंगे तो ही आपकी टीम आपको प्रमोट करेगी। डुप्लीकेशन है कहीं ना कहीं। एक अद्भुत एग्जाम्पल थे वो, अद्भुत अपलाइन थे। हमेशा हार्ड वर्क करते थे, ग्राउंड पे काम करते थे अपनी टीम के साथ में, गुड बाय हार्ट एंड केयरिंग, सीरियस अबाउट प्रोफिटेबिलिटी। टीम में जो लोग सीरियसली काम करते थे उनके लिए वो बहुत चिंतित रहते थे कि उनको कैसे रॉयल्टी पे लेके जाऊं मैं। उनके लिए उनके दिल में दर्द रहता था, हमेशा वर्किंग रहती थी। क्वालिटी पिकअप सेंटर खोले उस जमाने में जब बहुत कम सेंटर होते थे। तो आप भी अगर सेंटर खुलवाएं तो अच्छी क्वालिटी के खुलवाएं, उसका बड़ा बेनिफिट होगा। क्रिएट सिस्टम वीकली मीटिंग्स, जीटीडब्ल्यू रिकॉग्निशन फंक्शन वो उन्होंने अपनी टीम के लिए डिजाइन किए। आप भी कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। ये लर्नर थे, बहुत अच्छे लर्नर थे पंडित जी। वो कहते थे कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहता हूँ। वो कहते थे मेरी पहचान हो तो एक अच्छे फॉलोअर के रूप में, वो लोग मुझे ये जाने कि पंडित जी मतलब एक अच्छा फॉलोअर। तो ये उनकी खासियत थी। रूम पर हमेशा उनके किताबें रहती थी। मैं जब भी उनके रूम पे जाता था बेड पे किताबें खुली पड़ी रहती थी। तो मैं बोलता पंडित जी आप सोते कहाँ हो? बोले बस इतनी सी जगह चाहिए सर मुझे सोने के लिए। तो इतने लवर थे वो किताबों के। कोठारी सर व बीसी सर की टेप आती थी उस जमाने में, गिनी चुनी, और वो टेप उन्होंने सैकड़ों बार सुनी। हमेशा पॉकेट डायरी में नोट्स बनाते थे। तो बहुत अच्छे लर्नर थे पंडित जी। अगले लेवल पे जाके, अगले लेवल पे जाने के लिए उनके अंदर दीवानगी और बर्निंग डिजायर रहती थी। आप अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, अपनी पिन बदलना चाहते हैं, तो आपके लिए पागलपन चाहिए, उसके लिए तड़प चाहिए। वैसे नहीं जाया जाएगा। पंडित जी रॉयल्टी चाहिए और 3 महीने में बन गए थे, लेकिन टेक्निकल जाने में थोड़ा टाइम लगा। और वो जो टाइम लग रहा था तो वो उनकी बेचैनी को बढ़ा रहा था। वो ये कहते थे कि सर मुझे आप बताओ क्या करना है, लेकिन मैं टेक्निकल जाना चाहता हूं, कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो क्या वो पागलपन आपके पास में है कुछ भी करने के लिए तैयार रहने का? तो वही आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। राइट। टॉप प्रायोरिटी आरसीएम, पंडित जी की टॉप प्रायोरिटी आरसीएम थी। और ये जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब महान व्यक्तियों ने काम तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन इन सब महान व्यक्तियों से उनके मित्र परिवार व रिश्तेदार हमेशा नाराज रहे। आपसे अगर सारे खुश हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सही काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हर दिल अजीजी नहीं हो सकती, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। गांधी जी ने घर परिवार छोड़ दिया, एपीजे कलाम शादी करवाना ही भूल गए। उन्होंने अपनी बायो उसमें लिखा है कि भाई मैं भूल ही गया कब शादी करवानी थी, घर वाले बुलाते थे, मैं किसी प्रोजेक्ट में बिजी रहता था। सचिन तेंदुलकर की बात करें, आप सुरेंद्र वत्स की बात करें, बच्चों से अक्सर मैं कहता हूं कि मैं एक अच्छा पिता नहीं था,
क्योंकि मैंने उस समय जब बच्चों की परवरिश के टाइम पे ध्यान देना चाहिए था, पीटीएम में जाना चाहिए था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैं कभी नहीं गया, जा ही नहीं पाया। लेकिन बच्चों को नाराजगी नहीं है इस बात की, बल्कि उनको फक्र है कि मुझे जब जहां जितना टाइम देना चाहिए था मैंने सही दिया। और पंडित जी भी उसी कड़ी में थे। उन्होंने बहुत टॉप प्रायोरिटी के साथ में आरसीएम किया। उनकी आप ऑडियो सुनेंगे तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि वो 25-25, 28-28 दिन काम करते थे और दिन में 20-20 घंटे काम करते थे। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारी उस प्रकार की प्रायोरिटी है। फोकस्ड ऑन मीटिंग, पंडित जी ने मीटिंग्स के ऊपर में बहुत फोकस किया। उनका यह मानना था कि अगर तेज गति से काम करना है तो मीटिंग्स के ऊपर में ताकत लगानी पड़ेगी। शुरुआती 7 दिन पंडित जी की एक टेप है, उस टेप में उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है कि मीटिंग का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बड़ी मीटिंग, बड़ा इवेंट आपके पास में होता है। कैथल और पानीपत के कुछ सेमिनार्स थे, उसमें पंडित जी दूर दूर से लोगों को लेके आते थे। ये मैंने कुछ स्पेशली लिखे हैं जो मेरे जहन में थे। मनाली में एक एलडीपी प्रोग्राम था, प्रमोद बत्रा एक ट्रेनर थे, उनका प्रोग्राम था। पंडित जी की बहुत छोटी टीम थी, लेकिन वहां सबसे बड़ी टीम उस प्रोग्राम में बैठी तो पंडित जी की बैठी थी, जहां से लोगों के विजन बनते हैं। तो वो पंडित जी की स्पीड का अगर एक बड़ा मंत्र मैं आपको दूं ना, तो वो था पंडित जी ने मीटिंगों के ऊपर में पूरी ताकत लगा देते थे। राइट। अब चूंकि पंडित जी की हमने 14 ताकतों के बारे में जाना,